नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पॉइंट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, सचिन सर और हिमांशी मैम का नोट्स अगर आपको चाहिए फ्री में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें। और उन्हीं के सीरीज में उनका मैम का फ्री नोट्स जितना है उतना आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो मैं आज से सीरीज चालू कर रहा हूँ मैम का पहला CDP से। तो ये देख सकते हैं आप सब दोस्तों, ये विषय सूची है वृद्धि एवं विकास ग्रोथ, ये आप लोग देख लीजिएगा। के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ शुरू होता है विकास एवं शिक्षण सब पहला चैप्टर है। तो ये विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। परिवर्तन दोनों गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। गुणात्मक परिवर्तन में कार्यशैली, कार्यक्षमता, जैसा कि दोस्तों बता दें वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। काफ़ी कुछ आपका इम्प्रूव होगा। 25+ ये मैम का अगर नोट्स आप पढ़ लेते हैं एनालिसिस के साथ तो आपका 25+ आपका नंबर आएगा। देखिए सर दोस्तों, उसके बाद परिमाणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, हाइट, ग्रोथ, शेप होता है। उसके बाद देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं हाइट, वेट, साइज, शेप सब बढ़ता है। गति संबंधित पर जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। स्थूल गति कौशल में बड़ी आर्म, लेग सब होता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। वृद्धि भी यह भी विकास का छोटा रूप है। वृद्धि और डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। व्यापक डेवलपमेंट में देखिए परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। व्यापक डेवलपमेंट जो होता है वो व्यापक और के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अवस्था देख सकते हैं। विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। जैसे शैशवावस्था में देख सकते हैं इन्फेंसी, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखता है। ये पियाजे का भी कहना है कि कोई भी बच्चा करके सीखने में से ज़्यादा सीख पाता है। ये खतरा भरा होता है शैशवावस्था। फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है इसमें। पूर्व बाल अवस्था, दूसरी अवस्था देखिए सर, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल अवस्था कहते हैं। ये खिलौना आयु होता है। ये खिलौना आयु मतलब टॉय एज कहा है एरिक एरिक्सन ने। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी नकल करके सीखना। इसमें नकल करके पूरी बाल अवस्था में लड़के जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे सीख लेता है। उसके बाद संवेदनशील भाषा विकास के लिए पूर्व बाल अवस्था। अब देखेंगे दोस्तों उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं। इसे गेम, स्पोर्ट, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। किशोरावस्था में परिवर्तन का काल संक्रमण काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल कहा जाता है। तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं देख लीजिएगा। मैं आपको जो मेन टॉपिक है वो उसी को एनालिसिस करूँगा। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा का चक्र, साइकिल ऑफ मोशन, NDA गार, ये मैम का ट्रिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले नीड होती है, उसके बाद प्रणोद होता है, उसके बाद उत्तेजना होती है, उसके बाद दिशा निर्देशित व्यवहार होता है, उसके बाद उपलब्धि होता है, उसके बाद उत्तेजना में कमी होता है। ये माध्यम भोजन मिड डे मील की शुरुआत 1995 में 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। पहली बार ये अगर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि पहली मिड डे मील योजना किस राज्य से शुरुआत हुई, तो कर्नाटक से शुरुआत हुई थी।
उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, समान आवश्यकता के सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रेम और अपनत्व की आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, शारीरिक अवस्थाएं। आईक्यू का वर्गीकरण, आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको आईक्यू निकालना है तो आईक्यू का सूत्र होता है वास्तविक मानसिक आय अपन वास्तविक आय गुणे 100, यानी मेंटल एज अपन बायोलॉजिकल एज मल्टीपल 100 इंटू 100। अगर जैसे सामान्य अगर जीनियस बच्चा हो तो उसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। अगर लड़का औसत एज में होता है, अगर लड़का का औसत आईक्यू लेवल होगा 90 से 109 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सूत्र है। जैसे ये देखिए, एक बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जैसे काम करता है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आईक्यू इक्वल टू मानसिक आय उसका 12 है अपन वास्तविक आय 10 है, गुणे 100 से कर देंगे तो उसका आईक्यू लेवल 120 निकल जाएगा। बुद्धि का पहला परीक्षण 1905 में हुआ था। दूसरा परीक्षण 1908 में, 1912 में विलियम स्टर्म के द्वारा हुआ था। इस तरह बुद्धि के कई लोगों ने परीक्षण किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में। ये जेपी गिलफोर्ड ने थिंकिंग के 2 चरणों को प्रस्तुत किया है, अपसारी सोच, अभिसारी सोच, यानी ओपन एंडेड रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, क्लोज एंडेड रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अभिसारी सोच का प्रयोग होता है। मल्टीपल सोल्यूशन, अपसारी सोच में मल्टीपल सोल्यूशन होता है और अभिसारी सोच में लिमिटेड सोल्यूशन होता है। अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच डाइवर्टिंग थिंकिंग आवश्यक रखता है। अब प्रतिभाशाली बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, देखिए कैसे। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल होता है, टैलेंटेड होता है, जैसे टैलेंटेड में आ जाएंगे सचिन तेंदुलकर, क्रिएटिव में एमएफ हुसैन आ जाएंगे। वैसे ही आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन साथ में बने रहिए। मैम का हर टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट है उसको पूरा सॉल्व करवाएंगे। संज्ञान एवं संवेग, जैसे बायोडायक्टिनल दिशात्मक होते हैं, जैसे दिशात्मक होते हैं, बायोडायरेक्शनल होते हैं। संज्ञान और संवेग वह इंटरेक्टेड अंतर संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सिर्फ एक केस में प्रभावित होता है, जेजोक के। अब ये मनोवैज्ञानिक थे। जेजोक के अनुसार इमोशनल एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंस, मतलब इमोशन और संवेग, संज्ञान और संवेग दोनों स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टनेस की भावना निम्नलिखित संवेगों पर निर्भर करती है। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत देखिए दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार के बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बाद में इन्होंने एक और बुद्धि का सिद्धांत दिया तो 9 हो गए, लेकिन एनसीईआरटी 8 ही प्रकार के बहुबुद्धि के सिद्धांत मानती है। इसमें पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तर्क बुद्धि, तीसरा स्थानीय बुद्धि, चौथा संगीत बुद्धि, देख सकते हैं दोस्तों। पांचवा बोल्डली कैनेगेस्टिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। 8वां प्राकृतिक बुद्धि हो गया। त्रिबुद्धि का सिद्धांत, ये भी बहुत पूछता है। विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था त्रिबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पहले प्रायोगिक होगा, उसके बाद रचनात्मकता होगा, उसके बाद विश्लेषणात्मक होगा।
इसके बाद आप देख सकते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास। पियाजे एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे यानी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। पियाजे ने 4 प्रकार के एलिमेंट्स बताए हैं: परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतरक्रिया और संतुलन। ये देख सकते हैं अनुकूलन की अवस्थाएं। अनुकूलन की प्रक्रिया में पहले क्या होगा, जोड़ आत्मसात करना, उसके बाद संतुलन करना, उसके बाद नई स्थिति, उसके बाद असंतुलन, उसके बाद समायोजन होता है लास्ट में जाके। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इसका ट्रिक है SPCF। पहला अवस्था है 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 वर्ष। पहले अवस्था में देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन साथ बने रहिए। मैम का शुरू से लेकर लास्ट तक जितना पेज है सबका एनालिसिस करेंगे। 0 से 2 वर्ष तक देखिए सेंसियर मोटर एज है 0 से 2 वर्ष। इसमें होता है इसे गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष की आयु की अवस्था कहते हैं। ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर टाइप करें। उसके बाद देखिए ये ZGP का जो इन्होंने मतलब बताया था वाइगोत्स्की, ये देखिए दोस्तों वाइगोत्स्की, यहाँ से आइए लेव वाइगोत्स्की, देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है सीटेट में। लेव वाइगोत्स्की का मानसिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। ये एक सामाजिक संरचनावादी थे। सामाजिक संस्कृति पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया इन्होंने। सामाजिक सृजनवाद के जनक थे ये। बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है इन्होंने बताया। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सतत प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण पहलू दिए थे। पहला समाज सोशोलॉजी, कल्चरल, उसके बाद लैंग्वेज संस्कृति भाषा। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, वीडियो मैं पहले बता रहा हूँ लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत क्रांतिकारी वीडियो होगा ये। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए मोस्ट इकॉन कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है। कोहलबर्ग को माना जाता है कि ये पूर्ण रूप से नारीवादी नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने पुरुषों पर केवल प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को जेंडर बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। कोरल किलिंगजिन, ये देखिए दोस्तों कोरल किलिंगजिन कोहलबर्ग की छात्रा थी। इनका मानना था कि थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी नारी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से इंस्पायर होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग का नैतिक विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से इंस्पायर है यानी प्रभावित है। ये सीटेट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से इंस्पायर है या नहीं है।
तो वहाँ पे आप माने इंस्पायर है। कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद ये बताया कि भौतिक व्यक्ति में नैतिक विकास के मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। कोलबर्ग ने प्रत्येक स्तर को दो दो अवस्था बताई। इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं और उनमें दो दो चरण बताए हैं, यानी 6 चरण बताए हैं और 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें 4 से 10 साल के बच्चों के लिए इसमें 2 चरण होता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, इन्होंने पहला बताया पूर्व परंपरागत अवस्था में ये पहला चरण है, आज्ञाकारिता एवं दंड का अभिविन्यास। दूसरा इसमें व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, नैतिक अभिविन्यास जैसे को तैसा का प्रवृत्ति। पहले में आज्ञाकारिता या दंड अभियान, जैसे कोई बच्चा है, कोई शरारत करता है तो उसके माता पिता उसको पीटते हैं, उसके बचने के लिए वो अपना आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास होता है, उसमें जैसे को तैसा, इसमें हाथ मिलाते हैं वैसे। दूसरा है पारंपरिक अवस्था, इसमें 10 से 13 साल की आयु को लिया, इसमें भी 2 चरण बताया उन्होंने। पहला अवस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास। दूसरा है कानून और व्यवस्था विन्यास। उसके बाद इन्होंने बताया तीसरा पारंपरिक अवस्था। देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर पारंपरिक अवस्था में इन्होंने बताया उच्चतर आयु सीमा के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसमें भी 2 चरण होते हैं, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास 5वां हो गया चरण। और 6वां देख लीजिए, सैद्धांतिक अंतर चेतना यानी सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। इसमें जैसे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आ जाएंगे, जैसे गांधी जी ने पूरे देश के लिए मतलब सार्वभौमिक रूप से लड़ा, नेशनल मंडेला ने अशिक्षित के खिलाफ लड़ा। इसमें कोहलबर्ग ने एक कहानी लिया था, जैसे एक हिंज नामक व्यक्ति था। हिंज की दिव्यता का सारांश, हिंज की पत्नी की जान बचाने के लिए वो क्या करता, चोरी करता, सही है गलत है, इसी का प्रयोग करके सारे लड़कों से उन्होंने अपने 3 स्टेज पे 6 स्तरों पे प्रयोग किया उन्होंने। उसके बाद आप आएंगे समावेशी शिक्षा, ये भी यहाँ से भी भर के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जरूरतों के आधार पर शिक्षा देना, मतलब जैसे बच्चा होता है उसी के अनुसार शिक्षा दिया जाता है। पृथकीकरण प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा है, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, अधम, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी, मांसपेशी अस्थि या अन्य विकलांग, भाषा बोली कामगार, यानी जितने भी बच्चे हैं अशक्त समावेशी, उनको जिससे जैसे है उनके अनुसार शिक्षा देना चाहिए। संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अब जैसे देख सकते हैं दोस्तों, अक्षमता के प्रकार कई हो सकते हैं, जैसे दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता, गामा कम अक्षमता, अधिगम अवस्था। अब अधिगम अक्षमता के प्रकार देख लीजिएगा। डिसलेक्सिया या पठन विकार है, जैसे कोई लड़का ई को क पढ़ देता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा, उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये देखिएगा डिस्ग्राफिया लेखने संबंधी विकार है ये। उसके बाद आता है दोस्तों, वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, लंबा होगा लेकिन आपके लिए प्रभावकारी होगा। उसके बाद डिसकैलकुलेटिया आता है, मैथमेटिक विकार है वो। ये 3 आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए RTE एक्ट 2009 ये प्रावधान करता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 में तैयार हुआ, परंतु 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। ये 2009 में आया था लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
अपवाद उस समय था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। संविधान का 86वां संशोधन आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान है। 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। डिसब्लेस्ड मतलब जो अक्षमता बच्चे हैं उनको, बच्चों की आयु सीमा 6 से 18 वर्ष, यानी जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी 6 से 18 वर्ष तक उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। आरटीए के कुछ महत्वपूर्ण निषेध देख लीजिए जो मना है। बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं होगा। नो एडमिशन फीस। कॉन्वेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन के नियम के विरुद्ध है। उसके बाद देखिए सर दोस्तों, बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। और कोई भी प्राइवेट स्कूल में 25% EWS या BPL छात्रों के लिए सीट का प्रावधान है कि मतलब 25%, 100 में से 25% लड़कों, गरीब लड़कों के लिए आरक्षण रहेगा। प्राथमिक स्तर में 3 संबंध, एक शिक्षक और बच्चे का अनुपात होना चाहिए, बच्चे और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही सब बता रहा हूँ। अब आज देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, इसमें देखिए ये भी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको लगाइएगा इम्पोर्टेंट कि बाल केंद्रित होना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। NCF 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया। NCF 2005 को ये इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अब ये दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग, मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। लिंग, जेंडर देख लीजिएगा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये देखिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है। और वहीं अगर कह देगा सेक्स एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है। जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता, समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे महिलाएं गणित में कमजोर होती है, पुरुष होते हैं, इन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। लिंग पक्षपात, ये देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाइए ब्लूम टेक्सोनोमी में। ये ब्लूम टेक्सोनोमी ने 3 स्तर पे अपने प्रयोग किया था। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा गत्यात्मक। इन्होंने 3 बताया था, देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के कमेटी मतलब रिपोर्ट दी थी 21 मई 2019 को। इन्होंने बताया कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3 3+4 फॉर्मेट में होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी 5+3 3+4 के 10+2 के स्थान पे 5+3+4 के स्थान आ गया। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 द्वारा अनुशासित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं इसमें। जैसे पहला है 5+3+3+4, यही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि शिक्षा 360 यानी सेल्फ असेसमेंट स्वयं से होना चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए। पीयर असेसमेंट समूह में शिक्षा ग्रहण करना। टीचर असेसमेंट टीचर के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र का प्रस्ताव किया गया है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों जीवन के प्रदर्शन का अन्य की तुलना में सापेक्षित किया गया हो। वर्ष प्रयत्न पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का
प्रगति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, योगात्मक एकामी प्रगति पत्र। तो इसमें दोस्तों सर आंसर सही होगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। देख सकते हैं दोस्तों, आगे आइए, ये देख लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये जो थीम है, उसके बाद आपको हम आगे लेके चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट मैम की थ्योरी में वही मैं आपको ये क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। इसमें क्या होगा, मानकीकरण से लचीलापन, यानी कठोर नई शिक्षा नहीं होना चाहिए, मानकीकरण से लचीलापन शिक्षा होना चाहिए। ये साइकिल देख लीजिएगा, या मैम के द्वारा क्वेश्चन जो है वो उन लोग को भी उसको भी देख लीजिएगा। तो यहीं तक तो था क्वेश्चन मैम के द्वारा। ये जो शॉर्ट नोट्स दिए सबको अगर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर को भेजें, मैं आपको लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद पॉइंट्स को, और बेल आइकन को दबाइए। जितना हो उतना हमको सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों।